dead, superimposed dead and live and superimposed live sometimes। तो यहाँ पे हमारे जो तमाम कम्युलेटिव फोर्सेज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कि हमारे टॉप फाइबर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। यहाँ पे टोटल स्ट्रेसेस आ गई और सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू द टॉप फाइबर, सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर एंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से टॉप फाइबर की जो है वो हमारे पास टोटल स्ट्रेसेस की जो इंटेंसिटीज या मूवमेंट डेवलप हो रही है। सब केसेस के अंदर हमारे पास जो टॉप कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो अलो करते हैं कोर्स वगैरह, मैक्सिमम परमिसिबल कोड की लिमिट जो है वो FT टेंसाइल स्ट्रेस इन द कंक्रीट फाइबर इज 6√FC-। कि हमारे जो सेक्शन है उसके अंदर बॉन्डेड रिइंफोर्समेंट वगैरह आ जाती है, या अगर हम नॉर्मल एक सिंपल प्री स्ट्रेसिंग स्टील यूज कर रहे हैं तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं दोनों टेंसाइल स्ट्रेसेस अंदर एनी टाइप ऑफ फाइबर, उसके बाद कंपैरेटिव स्ट्रेसेस हैं, कम्युलेटिव हम उनका जो एक रेस्पेक्टिव वैल्यू लेते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो शुड बी अलोड इन द परमिसिबल लिमिट जो कि आपकी 6√FC- से आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बेसिक मेथड अब हमारे पास जनरली ये इक्वेशंस हैं। लेट्स सपोज वी हैव आई सेक्शन, गर्डर हेयर और टी सेक्शन आप इसको कंसीडर कर लें। ये हमारे पास एक प्री स्ट्रेसिंग की लोकेशन है, प्री स्ट्रेसिंग स्टील की, और सेंट्रॉइड से जो हमारा डिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो डिस्टेंस हमारी एसेंट्रिसिटी होगी। सेंट्रॉइड से लेके बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस CB और सेंट्रॉइड से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस CT, ये दोनों हो गए। उसके बाद हमने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए वो हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। उसके बाद प्री स्ट्रेसिंग इनिशियल बट ड्यू टू इसेंट्रिक डिस्टेंस, इसेंट्रिक डिस्टेंस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जो प्री स्ट्रेसिंग की जनरेट हुई वो टॉप फाइबर के ऊपर चले गए और नेगेटिव स्ट्रेसेस जो है वो बॉटम फाइबर के ऊपर आ गए। इन दोनों वैल्यूज को हमने जब सम किया -PI इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय जो कंक्रीट का एरिया 1 माइनस इसेंट्रिक डिस्टेंस CT और R², तो कम्युलेटिव सम जो है वो टॉप फाइबर के ऊपर ये जनरेट हुआ और बॉटम फाइबर के ऊपर ये जनरेट हो गया। अब ये था पहला सिंपल केस। अब इसके अंदर हम जो है वो डेड लोड मूवमेंट भी कंसीडर करते हैं। अब यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पीछे लास्ट फिगर के अंदर डिस्कस करा है। अब यहाँ पे हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया कि वी हैव अ डेड लोड मूवमेंट। अगर हमारे पास डेड लोड मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट के बजाय सिर्फ डेड लोड मूवमेंट है और सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू द टॉप फाइबर, सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर, तो टॉप फाइबर के अंदर जो नेगेटिव स्ट्रेसेस जनरेट हुई वो हमारे पास यहाँ पे आ गई और टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द बॉटम फाइबर जो जनरेट हुई वो ये आ गई। टोटल जब हमने कम्युलेटिव सम निकाला तो कम्युलेटिव सम जो है वो हमारे पास इस तरह से बन गया कि टॉप फाइबर के ऊपर जो रिजल्टिंग स्ट्रेसेस है वो ये आपके पास आ गई। यानी ये फॉर्मूला भी आपस में ऐड कर दो, -PI/AC 1 - ET/R² माइनस MD/ST, और बॉटम फाइबर के ऊपर ये चीज़ प्लस हो जाएगी। यहाँ पे मेजर इक्वेशन यही थी, प्लस आपका MD/SB, यानी कि जो डेड लोड मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर। अब हम कंसीडर करते हैं कि डेड लोड मूवमेंट के साथ साथ हमारे पास सुपर इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड भी था। सुपर इम्पोज और लाइव लोड जब होने तो दोनों चीज़ें आ गई तो हमने जो है इसी इक्वेशन को मजीद कंटिन्यू किया। ये हमारे पास डेड लोड तक हम सॉल्व कराए थे, हमने जो है वो सुपर इम्पोज डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइड बाय जो है वो सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू टॉप फाइबर और सुपर इम्पोज डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइड बाय SB सुपर इम्पोज आपका जो सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू बॉटम फाइबर। तो ये आपकी तमाम स्ट्रेसेस आ गई। अब आपने जो इसको सम कम्युलेटिव एक सम बनाया वो आपके पास रिजल्टिंग MT आ गया MD के बजाय, या आप दोनों चीज़ें ये लिख लो -MD/ST प्लस MD/ST, ये फार्मूला यहाँ पे कनेक्ट कर लो इसके साथ, या आप MD के बजाय आप डायरेक्टली MT यूज़ करें कि डेड मूवमेंट के बजाय अब हमारे पास डेड मूवमेंट भी आ गया, लाइव मूवमेंट भी आ गया और सुपर इम्पोज डेड मूवमेंट भी आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने -MT/ST रख दिया। इसी तरह से हमने बॉटम फाइबर के ऊपर भी प्ले किया। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इफेक्टिव कंडीशंस के अंदर जो डायग्राम डेवलप हुई कि सर्विस लोड एंड इफेक्टिव प्री स्ट्रेस, ये आपका इफेक्टिव प्री स्ट्रेस कहलाता है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ सेल्फ वेट, जब हमने इनिशियल लेवल तक प्री स्ट्रेसिंग को जब हम प्ले कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल लेवल तक था। जब हमने सुपर इम्पोज डेड लोड वगैरह कंसीडर किया तो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग जो है वो इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग हमने कंसीडर करना होता है कि लॉसेस, अगर कोई लॉसेस जनरेट होते हैं तो उन लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक टाइम आ गया। टाइम ड्यूरेशन कैसे आई कि इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग तो आपने अप्लाई कर दी कि आपने डेड वेट स्ट्रक्चर का अपना मेजर कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब स्ट्रक्चर आपका लग चुका है, इंडस्ट्री के अंदर लग चुका है, किसी बिल्डिंग के अंदर लगा चुके हो, ब्रिज के अंदर लगा चुके हो। अब ब्रिज के अंदर लगाने के बाद आपने उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लग जाती है कि स्ट्रक्चर आपका ओपन हो चुका है।
उसके ऊपर आपने स्लैब या डेक बना ली, उसके स्लैब के ऊपर जो है वो आपको कोई ट्रैफिक मूवमेंट भी आ गई, तो इस वजह से जितनी ड्यूरेशन के अंदर जो लॉसेस अपीयर हुए वो लॉसेस की वजह से टोटल प्री स्ट्रेसिंग जो है वो इनिशियल के बजाय यहाँ पे इफेक्टिव प्री स्ट्रेस कंसीडर होता है अप टू द थर्ड लेवल, जिसके अंदर आप सर्विस लोडिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के बजाय इफेक्टिव प्री स्ट्रेस आ जाता है। सो फर्दरमोर सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड वी हैव अ सी लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड। अब in this method basically we are going to consider a line of pressure or a thrust concept. Let's suppose जब हमने प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई की मेंबर के अंदर से सेंट्रॉइड में से, तो सेंटर में जैसे आपकी बार पास हो रही होती है उसके अंदर आपने ह्यूज पुलिंग प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जैसे वो बॉन्ड बना लेता है आप उसको रिलीज करते हैं तो उसी लाइन के अंदर एक सडन प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहा होता है मेंबर के अंदर, उसको हम जैसे नाम दे रहे हैं एज थ्रस्ट कॉन्सेप्ट और लाइन ऑफ प्रेशर। उस लाइन को बेसिकली हम सेंटर लाइन कंसीडर करते हैं, यानी उसी लाइन के ऊपर जो है वो हम उसको कंसीडर करते हैं। The beam is analyzed as it were a plain concrete elastic beam using the basic principles of statics। उसके बाद हम basic principles वगैरह यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। The pre-stressing force is considered as an external compressive force। ये बेसिक्स हम किस तरह से यूज कर रहे हैं कि लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स है वो मेंबर के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है एज अ कंप्रेसिव इंटेंसिटी एक्सटर्नल फोर्स विद अ कांस्टेंट टेंसाइल फोर्स इन द टेंडन थ्रू आउट द स्पैन। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई कि टेंशन फोर्स जो है वो आपकी मेंबर के अंदर है, प्री-स्ट्रेसिंग के अंदर है, और जैसे वो एंड्स के ऊपर लॉक हो गया उसके बाद वो एक सेंटर लाइन के जरिए जो है वो एक प्रेशर या कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर। उसके बाद इन दिस मैनर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रेविटी लोड्स आर डिसरिगार्डेड। हम इसके अंदर एक्सटर्नल ग्रेविटी लोड्स को फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अप्लाइड इनटू द जो है वो मेंटेन इक्विलिब्रियम इनटू द स्ट्रक्चर। इस स्टेबल स्ट्रक्चर रखने के लिए जो भी तमाम मूवमेंट्स एक्ट कर रही है मेंबर के अंदर वो तमाम सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट हम कंसीडर करते हैं। अब जैसे हमने नॉर्मल एक रीइंफोर्स कंक्रीट बीम हमने डिस्कस किया था एडवांस रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हम रीइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि न्यूट्रल एक्सिस से अबव जो रीजन है उसके अंदर कंपैरेटिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं और बॉटम रीजन जो है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं। और हमने उनको रिप्रेजेंट कराया था कि लेट सपोज जो टेंसाइल जो स्टील पोर्शन है बॉटम फाइबर के अंदर उसको हमने रिप्रेजेंट कराया था टी फोर्स के साथ, और जो अपर फाइबर रीजन है उसके अंदर हम एक रिप्रेजेंट कराते हैं फोर्स एज अ सी फोर्स, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक आरसीसी सेक्शन है और यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस है। इसके टॉप फाइबर के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस थी कंपैरेटिव स्ट्रेसेस उसको हमने पैराबोलिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कराया था पैराबोलिक बॉक्स के जरिए, जिसको हमने जो उसकी ओवरऑल लेंथ थी उसको हम कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे थे, उसकी जो विड्थ थी उसको हम एज अ सी डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे, और जो स्टील की लोकेशन थी प्री-स्ट्रेसिंग स्टील की उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं एज अ टी फोर्स के जरिए। और हमारा जो इस बॉक्स को फिर हमने इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट किया, जिसकी टॉप फाइबर जो विड्थ थी वो हमारे पास 0.85 एफसी डैश है, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है वो a डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कराई, और सेंट्रॉइड के अंदर z डिस्टेंस के ऊपर z इज इक्वल टू a/2 डिस्टेंस के ऊपर एक c फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं 0.85 fc डैश a पे, यानी 85% ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ a इंटू b डिस्टेंसेस, b आपकी ओवरऑल विड्थ ऑफ द बीम है और a जो है वो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स की डेप्थ है। और t जो फोर्स था वो हम कैलकुलेट करते थे एरिया ऑफ स्टील इंटू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो ये हमारे पास एक जनरल बेसिक आइडिया था जो कि हम रीइंफोर्स कंक्रीट को एनालाइज करते वक्त हमने यूज किया था। एग्जैक्टली इसी तरह से हमने कॉन्सेप्ट को एक डेवलप करना है हमारे नॉर्मल प्री-स्ट्रेस मेंबर्स के अंदर भी। अब प्री-स्ट्रेस मेंबर के अंदर लेट सपोज हम फर्स्टली ये कंसीडर कर रहे हैं रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। ये सिंपल रीइंफोर्स कंक्रीट बीम हमारे पास हमने कंसीडर किया है, हाफ से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो लोड की इंटेंसिटी 0 के बराबर है, कोई लोड एक्ट नहीं हो रहा। हमने सिंपली जो है वो जब इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई तो जो कंपैरेटिव फोर्स था वो कंपैरेटिव फोर्स इसका टॉप फाइबर के अंदर यहाँ कहीं एक्ट कर रहा है, और जो स्टील की लोकेशन थी उसके ऊपर आपका टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब कोई भी लोड नहीं था, इस वजह से यहाँ पे इन दोनों की जो इंटेंसिटीज थी वो आपस में एक तो बराबर होती हैं और दूसरा ये दोनों 0 होते हैं। इनमें लोडिंग अप्लाई होगी तो ये आपकी वैल्यूज जो है वो टेंसाइल और कंपैरेटिव फाइबर की स्ट्रेसेस की वैल्यूज जनरेट होगी।
अब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू टी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ मोमेंट आर्म। अगर यहाँ पे मैं मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मोमेंट जो आपके पास सी इंटू ए। अगर यहाँ पे हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो टी इंटू ए विल बी द मोमेंट। और एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे पास एक और केस है जिसके अंदर हमने प्रीस्ट्रेसिंग कंसीडर की। अगर मैं लोड यहाँ पे दोबारा जीरो कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर लाइन एक सेंटर जो है वो हमारे पास एक सेंटर लाइन डेवलप हो रही है सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, और यहाँ पे आपका एक प्रीस्ट्रेसिंग टेंडेंट पैराबोलिक फॉर्म में मूव कर रहा है। हमने यहाँ पे जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स था, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो सेंट्रॉइड जो है आपका सेंट्रल कंप्रेसिव फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा। ये दोनों सी एंड टी विल बी इक्वल, जिनकी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स के बराबर है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल लोड टॉप सरफेस के ऊपर नहीं है। अब जैसे ही लोड अप्लाई करोगे, ये आपका सेंट्रॉइड से इस लोकेशन से ये सी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब हम आते हैं दूसरे केस के अंदर कि नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट के सेक्शन के अंदर अगर हम W के बजाय W0 के बजाय हम इसका अपना डेड वेट कंसीडर करते हैं। हमने जैसे ही डेड वेट कंसीडर किया W इज इक्वल टू W1, यानी कि उसका अपना डेड लोड मेंबर का डेड लोड कंसीडर किया, तो C के अंदर भी वेरिएशन आई और T के अंदर भी वेरिएशन आई। इस केस के अंदर यहाँ पे इंटेंसिटीज दोनों जीरो थी। यहाँ पे इंटेंसिटीज जो है वो जो W1 की वजह से जनरेट होगा C1 वो आ जाएगा C के जगह पे, और जो T1 के अंदर जो जनरेट हुआ W1 की वजह से वो आपके पास T फोर्स आ जाएगा। T एंड C बोथ फोर्सेज आर इक्वल, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के अंदर में मूवमेंट आर्म जो डेवलप होती है वो A होती है। अब ये हमारे पास दूसरा केस था। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम प्रीस्ट्रेसिंग को कंसीडर करते तो यहाँ पे हमारे पास कोई लोड नहीं था, एग्जैक्टली इसी वजह से जो C एंड T फोर्स एक ही लाइन के अंदर एक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जब हमने एक यूनिफॉर्म या उसका अपना बीम का अपना डेड वेट कंसीडर किया तो आपके पास जो इंटेंसिटी थी वो टेंसाइल फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो आपकी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स के बराबर हो जाती है, और आपका जो C फोर्स है वो यहाँ से इस लोकेशन से जो मूव करके सेंट्रॉइड पॉइंट के ऊपर आ जाता है। सेंट्रॉइड पे आया और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बना वो अगेन मोमेंट आर्म कहलाता है, जो कि हमारे पास A1 भी कह सकते हो और इसेंट्रिसिटी भी कह सकते हो। C एंड P फोर्स अगेन दोनों बराबर हैं। अब ये था पहले केस के अंदर ओनली नॉर्मल बीम विदाउट एनी लोडिंग और प्रीस्ट्रेसिंग बीम विदाउट एनी लोडिंग। सेकेंड केस के अंदर हमने इनका अपना डेड वेट कंसीडर किया, नॉर्मल के अंदर भी और प्रीस्ट्रेस के अंदर भी। तो आपके पास जो C फोर्स था वो यहाँ से इस डायग्राम से लेके इस डायग्राम तक आपकी स्विच हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब हम आते हैं ओवरऑल सर्विस लोडिंग के ऊपर कि अब हमने सर्विस लोडिंग अप्लाई की मेंबर के अंदर कि अब जो डेड लोड ऑलरेडी हम कंसीडर कराए थे, प्रीस्ट्रेसिंग भी है, डेड लोड भी है, और आपकी सुपर इम्पोज डेड लोड भी आ गई और लाइव लोड भी आ गई, यानी सर्विस लोडिंग आ गई है। जब हमने मैक्सिमम या अल्टीमेट सर्विस लोडिंग की बात की तो उस केस के अंदर जो आपका नॉर्मल बीम था एग्जैक्टली लोकेशंस वही है, जस्ट इंटेंसिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। C जो लोकेशन है वो अब मैक्सिमम लोड की वजह से जो C बना वो हमारे पास C2 आ गया फॉर एग्जांपल, और T मैक्सिमम इंटेंसिटी की वजह से T2, और दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस A। अब ये नॉर्मल बीम के अंदर, नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर ये तीनों केसेस के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है, लोकेशंस और पॉइंट्स भी सेम है, जस्ट लोडिंग की वजह से वैल्यूज डिफरेंट आ रहा है। लेकिन जैसे हम प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर ये बात करते हैं तो अल्टीमेट लोड्स या आपके जो सर्विस लोडिंग के अंदर इनका जो बिहेवियर है वो यहाँ से पॉइंट से ये चेंज होकर अब टॉप सरफेस तक आ गया, जो कि इस लोकेशन के ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया, क्योंकि हमने कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। अब जो A डिस्टेंस बना वो A डिस्टेंस बेसिकली आपका E इसेंट्रिक डिस्टेंस एंड E डैश जो सेंट्रॉइड से लेके जो आपका C फोर्स जिस लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है उस तक जो डिस्टेंस बना वो हमारा इसेंट्रिक डिस्टेंस 2 कहलाता है। अब ये C फोर्स बराबर है T के, और T इज इक्वल टू C फोर्स आपस में T के बराबर है, क्योंकि प्रीस्ट्रेसिंग इंटेंसिटी के दोनों